केस में मुंबई से दिल्ली तक अब हलचल है। मुंबई में आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। जाने माने वकील मुकुल रोहतगी आर्यन की पैरवी करेंगे। आर्यन की विशेष और सेशन कोर्ट में 2 बार जमानत खारिज हो चुकी है। आज भी एनसीबी बेल का विरोध कर रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े तक जांच की आज आने से दिल्ली तक सरगर्मी है। वानखेड़े कल रात ही दिल्ली आए। आज एनसीबी के डीजी से वो मुलाकात करेंगे। 25 करोड़ की डील के आरोपों पर एनसीबी ने वानखेड़े के खिलाफ जांच शुरू की है। ड्रग्स की लड़ाई अब परिवार तक आती दिख रही है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट कर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया तो वानखेड़े और परिवार ने पलटवार कर दिया। आर्यन की बेल पर सुनवाई से पहले मुंबई के एनसीबी दफ्तर में हलचल तेज है। थोड़ी देर पहले अधिकारी एनसीबी दफ्तर से फाइल लेकर निकले हैं और कहां जा रहे हैं ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। आर्यन केस के आईओ हैं वीवी सिंह, वो कुछ दस्तावेज एफिडेविट फाइल करेंगे नहीं, आज एफिडेविट का नहीं है, आज सिर्फ बेल का मैटर लगा। तो बेल का विरोध करेंगे सर बेल का विरोध करेंगे। आप देख पा रहे हैं जो ये वीवी सिंह है आर्यन केस के आईओ हैं और इनके हाथ में आप देख पा रहे होंगे जो ये लाल रंग की फाइल है। इसी फाइल में कुछ दस्तावेज है, वो दस्तावेज लेकर जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि जो वकील है उनसे मिलने के लिए ये जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में एनसीबी दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। यानी अब उनके समर्थन में जहां कुछ लोग हैं वहीं दूसरी तरफ आज उनसे 11 बजे ये बताया जा रहा है एनसीबी दफ्तर भी वो पहुंचेंगे। ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर जहां समीर वानखेड़े को सलाम ये लिखा हुआ है, जनता आपके साथ है। तो समीर वानखेड़े पर जो आरोप लग रहे हैं कि 25 करोड़ का आरोप उन पर है कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डिमांड की गई थी। 18 पर बातचीत तय हुई थी। 8 करोड़ तो इसमें समीर वानखेड़े को ही मिलने थे। लेकिन इन सारे मामलों पर समीर वानखेड़े ने कहा कि मैं जवाब दूंगा, ये सारे आरोप गलत है। एनसीबी दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े को लेकर कुछ लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं जिसमें लिखा है समीर वानखेड़े को सलाम, जनता आपके साथ है, झुकना नहीं फर्ज निभाओ। ये पोस्टर क्लेम किया जा रहा है हिंदू सेना की तरफ से, जिसको सुरजीत यादव नाम के शख्स ने यहाँ पर लाकर लगाया है। ये जो दीवार है ये इसके अंदर ही एनसीबी का दफ्तर है, जहाँ पे एनसीबी के डीजी, डीडीजी और तमाम जोनल ऑफिसर्स दिल्ली के बैठते हैं। जाहिर है इस केस को शुरुआत में ही पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, इस पे राजनीति शुरू हो गई थी। नवाब मलिक ने आरोप प्रत्यारोप लगाए। उसके बाद समीर वानखेड़े के फादर भी सामने आए, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। उनकी पत्नी सामने आई, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। तो इस पूरे मामले को एक ड्रग्स की जांच से हटाकर एक ऐसा मोड़ दिया जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं राजनीति और धर्म दोनों ही शामिल नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अंकित के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा हमारे साथ मौजूद हैं, एनसीबी दफ्तर मुंबई से इस वक्त वो मौजूद हैं। साथ ही साथ तंसीम हैदर हमारे साथ एनसीबी दफ्तर दिल्ली से मौजूद है। तंसीम, जैसे कि रिपोर्ट हम देख रहे थे, समीर वानखेड़े के समर्थन में कुछ पोस्टर्स लग रहे हैं, लेकिन आपका रुख करूं उससे पहले जल्दी से रुख कर लेते हैं। नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे सुनिए क्या कह रहे हैं। शायद आप लोगों को जानकारी ना हो कि महाराष्ट्र में कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी सर्टिफिकेट इशू होता है तो पहले बहुत सारी शिकायतें आती रही कि ये बोगस सर्टिफिकेट पे लोग नौकरी हासिल कर लेते हैं। इसलिए एक वैलिडिटी कमेटी बनाई गई, स्क्रूटनी कमेटी। जब कैटेगरी में कोई नौकरी या एडमिशन लेता है उसके सर्टिफिकेट को वैलिड करना कंपलसरी है। यह सर्टिफिकेट इशू किया गया मुंबई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस से, लेकिन केंद्र सरकार में किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है कि वो वैलिडिटी कराई जाए। सिर्फ कलेक्टर से जानकारी हासिल की जाती है और कलेक्टर से जानकारी हासिल करके सर्टिफिकेट इशू हुआ इतने पे वो नौकरी कायम हो जाती है। सारे दलित संगठन मुझसे बात कर रहे हैं, दलित कार्यकर्ता बात कर रहे हैं और इस सर्टिफिकेट को लेके वो सभी लोग इस स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएंगे
और मांग करेंगे कि एक गरीब शेड्यूल कास्ट का हिस्सा इन्होंने छीनकर फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की, और उस कानून में जब ये सिद्ध हो जाता है कि ये सर्टिफिकेट बोगस है, तो वो सर्टिफिकेट के आधार पे आदेश पारित होता है कि सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी फायदा लिया गया वो पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए। और उस कानून में ये भी प्रोविजन है कि 2 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। हमें लगता है ये स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जो वैलिडिटी कमेटी है, उसके सामने मामला जल्द जाएगा और हमें आशा है कि सच्चाई देश के सामने आएगी। जिस दलित भाई का हक इन्होंने छीना था उन्हें मिलेगा और इनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये जो बर्थ सर्टिफिकेट को लेके चीज़ें थी हमने आपके सामने रखी। कहा जा रहा है कि जाली सर्टिफिकेट नवाब मलिक ने रखा है। अगर ये जाली है तो असली कौन सा है, ये उनके परिवार के लोग या स्वयं वो असली सर्टिफिकेट लाएं। उनके पिताश्री अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। वानखेड़े साहब को मैं कहना चाहता हूं कि समीर वानखेड़े का कास्ट सर्टिफिकेट लोगों के सामने रिवील करें। आप नहीं करोगे तो सरकारी दस्तावेज कोई कितना भी नष्ट करने का काम करे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती हैं। जिस तरह के बर्थ सर्टिफिकेट हमने निकाले, सारे दस्तावेज हमारे लोग निकाल रहे हैं और जल्द ही ये मामला जो वैलिडिटी कमेटी है उसके सामने जाएगा। जहाँ तक सवाल है कि आज हमने अपने ट्विटर पे एक खत जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो खत किसी एनसीबी के दफ्तर के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पे वो खत मुझे भेजा है। उस खत को मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए। जब मैं जा रहा था परभनी के लिए, उसी दिन खत हमें प्राप्त हुआ था। उस खत की प्रति महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी दी गई है, उन लोगों की तरफ से गृह मंत्री जी को भी दी गई है, महाराष्ट्र के डीजी को दी गई है और अन्य कांग्रेस के अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष को भी मांग है वो खत। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरा दायित्व बनता है कि ये खत जो एनसीबी ने विजिलेंस कमेटी के जरिए जांच शुरू की है, हम इस खत को डीजी एनसीबी को भेजेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जांच में इस खत में जो तथ्य लिखे गए हैं 26 केसेस का उसमें जिक्र किया गया है, उस जांच में भी इसको शामिल करें। ये हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे और बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। सर 2 चीज सर पहले सर सर्टिफिकेट को लेके सर उसमें क्या बताया गया? नहीं, उसमें किस तरह से दफ्तर में कुछ विशेष अधिकारियों का गिरोह बना हुआ है, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है, पैसे वसूल किए जाते हैं, जो ईमानदार अफसर है उन्हें दरकिनार किया जाता है और कहीं ना कहीं ये पूरी जानकारी उस लेटर में जो दी गई है 26 मामलों की, हमें लगता है जांच होगी तो निश्चित रूप से और भी बहुत चीजों का खुलासा होगा। सर आपने सर सर्टिफिकेट को लेकर स्पेसिफिक जानना चाहेंगे सर, कानून में क्या प्रावधान है आप सर? जो लेटर आपको प्राप्त हुआ है, क्या इसकी जांच महाराष्ट्र सरकार ने करनी चाहिए या पुलिस विभाग ने या एनसीबी ने? देखिए, ये एनसीबी के अंतर्गत जो गलत चीजें हैं वो ये मामला है। विजिलेंस की जांच शुरू हो गई। जिस तरह से पिछले कई दिनों से आरोप लगते रहे, हम स्वागत करते हैं कि कम से कम एनसीबी ने अपनी साख को कायम रखने के लिए एक जांच बिठाने का काम किया है और निश्चित रूप से जब जांच चल रही है तो जो दस्तावेज सामने आए हैं, हम विनती कर रहे हैं कि इस चीज़ों की भी जांच हो। हमें लगता है कि एजेंसी कोई गलत नहीं होती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर उस मछली को पकड़ा जाए, उसकी जांच हो तो तालाब पाक हो जाएगा। हमें लगता है वो शुरुआत हुई है। कम से कम जो एजेंसी है उस पर जो सवाल उठ रहे थे, इस जांच से वो साफ होंगे। लेकिन पत्र का कंटेंट अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि काफी कुछ पत्रों को पढ़ने के बाद ये 26 मामले हैं, अलग अलग केसेस हैं जिसमें किस तरह से एक निगरों को फंसाया गया है, किस तरह से किसको फंसाया गया है, फिल्म वाले मामले को भी चीज़ें उसमें रखी गई है। हमें लगता है ये सारा पत्र आप पढ़ लेंगे तो 26 मामलों का उसमें जो केसेस है उसका जिक्र है और सारी चीज़ें उसमें है।
आप पढ़ के देख सकते हैं, मैंने ट्विटर हैंडल पे डाल दिया है और आप लोगों को भी मैं शेयर कर दूंगा। सर, उसमें राकेश अस्थाना जी का नाम का जिक्र जो है वो सामने निकल कर आ रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम उसमें लिखा गया है, उसमें क्या कुछ कहा गया, अगर आप विस्तार में थोड़ा सा देखिए, ऐसा है, किसका क्या नाम लिखा है, मुझे किसी पे ये आरोप ये नहीं करना है कि भाई इनका हाथ है या उनका हाथ है। जो पत्र में लिखा गया है, हम चाहते हैं कि विजिलेंस के जरिए जो जांच हो रही है उस जांच का हिस्सा ये पत्र भी बने और इन सारी चीज़ों की भी जांच हो। सर इसमें वसूली का भी कोई जिक्र है कि कितनी वसूली हुई है, क्या वसूली? देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है। जब हमने मालदीव में वसूली की बात कही तो वानखेड़े साहब कहने लगे मैं दुबई नहीं गया। हमने मालदीव और दुबई दोनों का जिक्र किया था उनकी बहन के ट्विटर जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे से, लेकिन वे मालदीव गए थे, मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही, चीजें सामने आएगी। सर, आपने सर्टिफिकेट का जिक्र किया था, 2 चीज आप प्लीज स्पेसिफिक कर पाए। एक तो कानून का प्रावधान क्या है, कोई धर्म बदलता है तो उसका कास्ट चला जाता है। सेकंड, इनके पिता ने कौन से वर्ष में निकाह करने के बाद अपना धर्म परिवर्तन किया था, उसके बाद का सीक्वेंस अगर आप बता पाए। देखिए, ऐसा है कि 26 जनवरी 1950 के दिन देश का संविधान देश को सुपुर्द करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक वाक्य कहा था, वर्ण व्यवस्था से पीड़ित होके कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ हूं लेकिन हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। उसके बाद लोगों को लगा कि डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब ये धर्म परिवर्तन करने वाले हैं, तो 30 जनवरी 1950 के दिन एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला गया जिसमें ये कहा गया कि वे दलित जो हिंदू होंगे उन्हें ही शेड्यूल कास्ट का सारा लाभ मिलेगा। लेकिन बाद में आंदोलन बहुत सारे हुए, कबीर पंथियों ने आंदोलन किया, उन्हें उससे छूट दे दी गई, सिख भाइयों ने आंदोलन किया, उसे छूट दे दी गई और उसके बाद 1991 में वीपी सिंह जी के आने के बाद जो 9 बौद्ध हैं जो हिंदू महार अपनी जाति लिखते थे, निर्णय लेके 9 बुद्धों को भी उसमें से छूट दी गई है। लेकिन आज भी देश में क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर कोई कन्वर्ट करता है तो उसकी जाति समाप्त हो जाती है। ये देश के कानून में प्रावधान है। जहाँ तक आपने वानखेड़े साहब के बारे में, पिताजी के बारे में पूछा, ये 75 में मुंबई में पोस्ट हुए। पहली बिटिया का उनका जन्म 78 में हुआ है। इसका मतलब है ये शादी 76-77 के दरमियान कभी हुई है। वो निकाह नामे की भी खोज हम लोग कर रहे हैं और चीज़ें सामने आएगी। पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक, उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा, जो पेंशन है वो भी बंद होगी। तो सिर्फ एक मामला नहीं है, हमें लगता है कंप्लेंट 2-2 होगी। जो खत आपको मिला है, क्या आपको इसकी पुष्टि किसी ने पुष्टि की कि एग्जीक्यूटिव की तरफ से ही आया है? देखिए, ऐसा है कि जो चीज़ें लिखी गई उसमें कुछ घटनाक्रम ऐसी है कि शहर के बहुत सारे लोग 6 तारीख के बाद मुझे आकर मिल रहे हैं। जो अलग अलग चीज़ लोग आके बता रहे हैं, जिन लोगों का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रभाकर साली ने कहा कि मुझसे 8 से 10 कागजों पे ब्लैंक सिग्नेचर किए गए, एक और गवाह इसी तरह का मेरे पास आया था। वो डरा हुआ था, उसने कहा कि 50 कागजों पे मुझसे ब्लैंक सिग्नेचर लिए गए। वो एक जिक्र कर रहा था जो नाइजीरियन को फंसाया गया, उसी की खबर पे नाइजीरियन वाला मामला बना था। उसने जो जानकारी दी वो इस खत में है और कुछ लोगों ने जो जानकारी दी वो इस खत में है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई अंदर का अधिकारी है जिसने ये जानकारी हमें मुहैया कराई। लेकिन इस खत को लेकर कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि आपने कहा इसके कोरोना काल स्टूडेंट्स की पढ़ाई का संकट काल साबित हुआ। ऑनलाइन पढ़ाई की सीमित पहुंच और छात्रों शिक्षकों के वर्चुअल मोड पर चले जाने से पढ़ाई के स्तर में बड़ी गिरावट आई है। बच्चों और अभिभावकों के साथ ही स्कूल के टीचर्स भी पढ़ाई में हो रहे इस नुकसान को लेकर बेहद परेशान हैं।
CEOs of their postings कि वो परेशान थे उनके postings। Where are you right now? कोरोना काल में जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा झटका लगा और जो अभी तक इसके कहर से उबर नहीं पाए हैं, उनमें एजुकेशन सेक्टर सबसे ऊपर है। लेकिन मामला केवल शिक्षण संस्थानों के आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है। इससे देश के करोड़ों स्कूली बच्चों की पढ़ाई को बड़ा नुकसान हुआ है। पढ़ाई में हुए इस नुकसान की बात से बच्चे, अभिभावक और टीचर सभी सहमत हैं। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी DCPCR के पहले जर्नल चिल्ड्रेन फर्स्ट, जर्नल ऑफ चिल्ड्रेन लाइव्स में प्रकाशित एक ऑनलाइन सर्वे में दावा किया गया है कि करीब 43% टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि इनमें से 9% ने शिक्षा के इस माध्यम से पूरी तरह से असंतोष जताया है। DCPCR के सर्वे में कुल 220 स्कूली शिक्षकों ने हिस्सा लिया। टीचर्स ने जिन मुख्य मुद्दों की पहचान की है, उनमें 14% से महामारी के चलते ऑनलाइन टीचिंग होने पर छात्रों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई है। 21% ने विशेष जरूरत वाले बच्चों की अनदेखी को गंभीर चिंता करार दिया है। 28% छात्रों पर ध्यान देने का समय कम होने से असंतुष्ट हैं। 19% छात्रों के भावनात्मक मुद्दों और असाइनमेंट पूरा न कर पाने से असंतुष्ट हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाले टीचर्स और छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन भावनात्मक सहयोग और काउंसलर का सामूहिक रूप से बातचीत करना और समाज कार्य ने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा में कहीं ज्यादा हिस्सेदारी बनाने में मदद की है। टीचर्स ने जोर देते हुए कहा कि स्कूली शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी बेहद जरूरी हो गई है। इसी से उनकी बच्चों तक नियमित पहुंच होगी और वो इस अवधि के दौरान पढ़ाई लिखाई में सीधे तौर पर शामिल हो सकते हैं। सर्वे के मुताबिक पढ़ाई में भाग लेने वाले छात्रों ने कहा कि वो दोस्तों से मिलने और लोगों से बातचीत करने जैसी कई स्कूली गतिविधियों से दूर हो गए हैं। आज तक ब्यूरो। कोरोना डोज का 100 करोड़ का आंकड़ा हासिल होने के बाद अब सरकार जी जान से सभी वयस्कों के फुल वैक्सीनेशन में जुट गई है और इस कवायद के बीच लोकल सर्कल में एक सर्वे में बूस्टर डोज को लेकर नए दावे किए गए। लोकल सर्कल के मुताबिक देश के ज्यादातर लोग अगले महीनों में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लेने को तैयार हैं। वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगने और वैक्सीन लगवाने का समय बीतने के साथ ही अब लोग बूस्टर डोज के लिए तैयार हैं। ये दावा किया गया है लोकल सर्कल के एक सर्वे में, जिसके तहत कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए 61% लोग अगले 6 महीने में कोरोना की बूस्टर डोज को लगवाना जरूरी मानते हैं। सर्वे में शामिल 28% लोग देश में कोरोना की तीसरी लहर आने पर वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवाएंगे, जबकि 6% लोगों ने बूस्टर डोज की जरूरत को खारिज कर दिया है। वहीं 6% लोगों ने अभी ये सोचा नहीं है कि बूस्टर डोज लेनी चाहिए या नहीं। हालांकि बूस्टर डोज के मसले पर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। बूस्टर डोज के मसले पर सभी लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लगाने के बाद ही विचार किए जाने की उम्मीद है। फिलहाल तो 31 दिसंबर तक दोनों डोज का लक्ष्य हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती है। दरअसल अभी तक केवल देश में 30% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के 75% लोगों को पहली वैक्सीन लग चुकी है, जबकि 25% बालिग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन की 1 डोज भी नहीं लगवाई है। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस अब फुल वैक्सीनेशन पर है। बूस्टर डोजेस के लिए तो अभी तो केवल साइंटिफिक डिस्कशन हो रहा है। दुनिया में भी चाहे WHO को ले लें, चाहे CDC को ले लें, चाहे EMA को ले लें, चाहे NIH को ले लें, चाहे ICMR को ले लें, अभी बूस्टर डोजेस पे डिस्कशन के लेवल पे बहुत क्लियरली है। जैसे कि हमारे भारत का जो कमिटमेंट है वो ये है कि हमारी अडल्ट पॉपुलेशन 94 करोड़, उनको दोनों डोज पहले मिलना जरूरी है। दे शुड बी फुल्ली वैक्सीनेटेड। दोनों डोज लगने के बाद सरकार बूस्टर डोज की जरूरत पर फैसला ले सकती है। सप्लाई को लेकर भी वैक्सीन निर्माता कंपनियां भरोसा दे रही हैं कि इसकी कोई कमी नहीं आएगी। अब तो वैक्सीन की सप्लाई में सुधार आने से निर्यात खोलने की डिमांड भी की जा रही है। अभी तक जो भी वैक्सीन बाहर निर्यात की जा रही है वो वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम का हिस्सा है। The country believes in Vasudhaiv Kutumbakam, world citizenship, and we are committed to supplying vaccines to
different parts of the world, as we have done or have been doing for children vaccine. You are protected, or Indians are protected, or anyone is protected when the whole world is vaccinated. So the agenda is to get the whole world vaccinated. लोकल सर्कल के इस सर्वे में टीयर 1 सिटी से 43%, टीयर 2 सिटी से 29%, टीयर 3 सिटी में 4% और ग्रामीण क्षेत्रों से 28% लोगों ने भाग लिया है। इस सर्वे में 68% पुरुष और 32% महिलाओं ने अपना मत रखा। आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आर्यन की जमानत अर्जी से पहले आज तक को आर्यन और अनन्या पांडे की व्हाट्सएप चैट हाथ लगी और ये चैट जो है वो 2019 और 2021 की है। इस चैट में दोनों ड्रग्स को लेकर बात करते दिख रहे हैं। आर्यन अनन्या से कहता है कि तुमने बीट खरीदा। अनन्या जवाब देती है कि उसे मिल रहा है, वो काम पर लगी है, ये काफी डिमांड में है, तुम्हारे लिए सीक्रेट रूप से लेती हूं। तो ये व्हाट्सएप चैट हाथ लगी, ये सामने आई 2019 और 2021 की वो व्हाट्सएप चैट है, जिसके आधार पर ही आपको बता दें कि अनन्या पांडे को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक बार वो पहुंची, लेकिन कल वो नहीं पहुंची थी, आज फिर उन्हें पहुंचना है। और ड्रग्स की बाकायदा बातचीत इस व्हाट्सएप चैट में अनन्या और आर्यन खान के बीच है। आपको बता दें कि दोनों बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि चंकी पांडे और शाहरुख खान की दोस्ती उस दौर से है जब शाहरुख खान स्ट्रगल कर रहे थे। उसके बाद वो दोस्ती इनके बच्चों में भी हुई और उसी के बाद अब ये कनेक्शन ड्रग्स का भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है उसमें जिक्र है, बाकायदा नाम लेकर जिक्र है कि कौन सी ड्रग्स उन्हें चाहिए, क्या उसका इंतजाम हो पा रहा है, जिसके जवाब में अनन्या कहती हैं कि हाँ ये बहुत मुश्किल से मिल रही है, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हारा ये इंतजाम इसका कराती हूं। तो फिलहाल ये चैट सामने आई, जिसके बाद अब अनन्या पांडे की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि इससे पहले अनन्या पांडे का जो चैट सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स को लेकर बातचीत नहीं कर रही थी, लेकिन इसमें बाकायदा नाम का जिक्र भी है कि तुमने बीट खरीदा। अब ये जो व्हाट्सएप चैट सामने आई कि अब मैं इस काम में लगी हुई हूं, तुमने गांजा खरीदा, ये सवाल आर्यन की तरफ से पूछा जाता है अनन्या से व्हाट्सएप चैट में, जिसका जवाब वो देती हैं कि मुझे ये मिल रहा है। उन्होंने इसका जवाब दिया, वो कहा कि वो काम पर लगी हैं, ये भी कहा कि ये काफी डिमांड में है, तुम्हारे लिए सीक्रेट रूप से मैं अरेंज करती हूं, मैं लेती हूं, अभी ये बहुत डिमांड में है। तो ये चैट सामने आई अनन्या और आर्यन की, जिसको लेकर अब जाहिर तौर पर अनन्या पांडे की मुश्किलें भी आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। इस चैट से जो खुलासे हुए हैं उसके तहत कल कोकीन लेते हैं, ये बात भी यहां चैट में कही गई है, जिसमें अनन्या और आर्यन आपस में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है एनसीबी तुम्हें परेशान करेगी, ये बात आर्यन खान अनन्या को कह भी रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए इस काम में लगी हूं और मैं अरेंज कर रही हूं जो तुम्हें चाहिए। तो अनन्या पांडे ने ये कहा। अनन्या पांडे से जब पूछताछ हुई थी तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो ड्रग्स का सेवन नहीं करती हैं, लेकिन जो चैट है उसमें आर्यन खान पूछ जरूर रहे हैं कि क्या तुम्हें गांजा मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं अरेंज कर रही हूं और ये बहुत डिमांड में है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसे अरेंज करने की पूरी कोशिश कर रही हूं। तो फिलहाल ये चैट जब सामने आई उसी के बाद अनन्या पांडे को भी जाहिर तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल वो उन्होंने कहा निजी कारणों से वो नहीं पहुंची। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अरविंद, अब ये चैट सामने आई जिसमें अनन्या पांडे पहले तो जब आई थी एनसीबी दफ्तर में पूछताछ के लिए तो उन्होंने कहा कि ड्रग्स को लेकर कोई बात हुई नहीं और वो ड्रग्स का सेवन भी नहीं करती, लेकिन बाकायदा इस चैट की अगर माने तो इसमें तो ड्रग्स का नाम है और ये भी कहा गया कि मैं अरेंज कर रही हूं तुम्हारे लिए। देखिए 26 दिनों से पूरे देश की मीडिया जिस केस पर लगी थी, आज तक ने वो एक्सक्लूसिव चैट अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरीके से बाकायदा जो अनन्या पांडे जिनसे अभी भी पूछताछ चल रही है, 2 दिनों तक पूछताछ हो चुकी है उनसे, कल वो नहीं आई लेकिन आगे भी पूछताछ होगी, वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनन्या पांडे और आर्यन खान जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, दोनों के बीच चैट हो रही है जिसमें बाकायदा आर्यन खान वीड के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वीड का जुगाड़ हो सकता है, जिस पर अनन्या कहती है कि मैं आपके लिए वो व्यवस्था कर रही हूँ, आई एम गेटिंग इट। और उसके बाद फिर पूछा जाता है, जब अनन्या पांडे जवाब नहीं देती है तो वो कहती है आई एम इनटू बिजनेस, यानी कहीं ना कहीं वो बोलती है कि वो व्यवस्था कर चुकी है। उसके बाद आर्यन कहते हैं कि वो सीक्रेट तरीके से वो उनको दे दे। हैरानी की बात यह है कि एनसीबी का भी चैट में जिक्र हो रहा है अर्पिता। पिछले 2 साल से जिस तरीके से हल्ला हंगामा खासकर मुंबई में देखने को मिला है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच, उसके बाद कहीं ना कहीं दहशत और डर तो जरूर है, लेकिन उसका मजाक भी इस चैट में उड़ाया जा रहा है। दूसरी जो चैट आज तक के हाथ लगी है जिसमें आर्यन
अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो अपने दोस्तों के साथ है उसमें कहते हैं कि लेट्स डू कोकेन, यानी हम कोकीन लेते हैं। उसके बाद उसमें कुछ दोस्तों के बीच जिस तरह की बातें होती है हम ऑन एयर नहीं बोल सकते, वो तमाम बातें हो रही है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने यानी अरविंद यानी यहाँ पर अनन्या पांडे की इसलिए भी दिक्कतें अब ज्यादा बढ़ सकती हैं क्योंकि अगर वो लेती भी नहीं है ड्रग्स, लेकिन क्या वो अरेंज कराती हैं, क्या ऐसा कोई काम करती हैं वो, अब इस एंगल पर जाहिर तौर पर उनसे पूछताछ होगी और मुश्किलें बढ़ेंगी। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो अनन्या पांडे है उनसे इसी वजह से पूछताछ हो रही है। एनसीबी उनको एक स्मॉल सप्लायर के तौर पर देख रही है, स्मॉल क्वांटिटी जो कंट्राबाइट है उसके सप्लायर के तौर पर देख रही है। इसी वजह से इस चैट के आधार पर उनको बुलाकर पूछताछ की जा रही है। उनसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने कोई ऐसा ड्रग अरेंज करके आर्यन को सप्लाई किया है। वो मना कर रही है, लेकिन ये चैट सामने रखा जा रहा है। फिर ये चैट क्या है, हालांकि अभी जो एक एस्टैब्लिश करना होता है कि किस तरीके से किससे मंगवाया, किससे खरीदा, उसके बाद किस तरह से सप्लाई किया, यही एस्टैब्लिश करने के लिए अनन्या पांडे से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये चैट अनन्या पांडे की मुश्किल तो जरूर बढ़ा रहा है, क्योंकि इसमें देखिए अगर आप देखें तो बाकायदा जो आर्यन है वो वीड के बारे में बात करते हैं। उसके बाद अनन्या पांडे कहती हैं कि फाइन मैं व्यवस्था करती हूँ। उसके बाद बाकायदा वो कहती है कि आई एम इनटू बिजनेस। उसके बाद कहीं ना कहीं कहती है उनके पास व्यवस्था हो गई है। उसके बाद आर्यन कहते हैं कि वो सीक्रेट तरीके से वो उनको दे दे। तो ये जो चैट है ना, ये मुश्किलें जरूर अनन्या पांडे की बढ़ा सकता है, और मुश्किलें बढ़ी थी इसी वजह से बैक टू बैक उनको 2 दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर बुलाया गया, उनसे पूछताछ हुई। आगे भी अभी पूछताछ होगी कि कल वो नहीं आई थी कुछ पर्सनल रीजन से, आज हाईकोर्ट में बेल की हियरिंग है, लेकिन ये चैट अनन्या पांडे की मुश्किलें जरूर बढ़ाता दिख रहा है। रोक रही हूं अरविंद, ये देखिए चैट जो सामने आई है अनन्या पांडे जिसमें वो कह रही ब्रॉड द वीट, ये बकायदा अनन्या पांडे जिस तरीके से अनन्या और आर्यन के बीच की ये चैट सामने आई है 2016-2021 की ये 2 चैट बताई जा रही है। और इसी के तहत अनन्या पांडे अब मुसीबतों में घिरी हैं, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनसे इसी संदर्भ में पूछताछ हो रही है कि जब वो ड्रग्स नहीं लेती हैं तो आखिरकार वो अरेंज कैसे करवा रही थी आर्यन खान के लिए, और ये कब से चल रहा था। इसी एंगल पर अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए इसी उस पर एंगल पर पूछताछ हो रही है, और जब पूछताछ होती है तो उसके बाद पूछताछ काफी लंबी चली जाती है, एक के बाद खुलासे होते हैं। एजेंसी एक रणनीति के तहत पूछताछ करती है। और अंदर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास और भी ऐसे कई चैट्स मिले हैं, हालांकि बहुत एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन एनसीबी के सूत्र हमें ये बता रहे थे कि जब ये जांच की गई तो ये भी पाया गया कि जो ड्रग्स माफिया है, जो ड्रग पैडलर है, वो कहीं ना कहीं बी टाउन यानी बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बच्चों तक पहुंच रहे हैं। इस वजह से वो जो ड्रग पैडलर है उन पर इसमें आर्यन बकायदा ये कह रहे हैं अनन्या पांडे को कि अगर तुम इस तरीके से अरेंज करा रही हो तो एनसीबी तुम्हारे पीछे पड़ सकती है। इसका जवाब क्या दिया अनन्या ने उस वक्त? जी देखिए, ऐसा है कि इस पूरे चैट में जो सबसे हैरान करने वाली बात है कि एनसीबी को लेकर भी बात हो रही है, और एनसीबी का कहीं ना कहीं डर तो जरूर है एनसीबी का, लेकिन एनसीबी का मजाक भी इसमें बनाया जा रहा है। और इसके पहले भी हमने कई चैट देखे हैं जिसमें जब ड्रग्स को लेकर बात होती है तो एनसीबी के नाम का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि पिछले 2 साल से जिस तरह की चीजें चल रही हैं, क्रैकडाउन हो रहा है, क्रैकडाउन पर राजनीति हो रही है, खासकर बॉलीवुड के लोग आरोप लगाते हैं कि एनसीबी जानबूझकर निशाना बना रही है। लेकिन आप इस चैट में देखिएगा तो बाकायदा जब वीड की बात हो रही है तो उसमें एनसीबी का भी जिक्र हो रहा है, कोकीन की बात हो रही है तो उसमें एनसीबी का जिक्र हो रहा है कि एनसीबी से क्या मंगाया जाएगा, क्या एनसीबी नहीं पकड़ लेगी। तो ये वो चीजें जो काफी ज्यादा हैरान करने वाली है। लेकिन ये चैट में जो आर्यन और अनन्या का चैट है अर्पिता, वो जरूर मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि अभी भी अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आप बोल रही हैं कि आई एम गेटिंग इट, तो कहां से आप पा रही थी ये वीड, आप कहां से पा रही थी, किससे खरीद कर ला रही थी, किससे आपने मंगवाया, आपके घर तक किसने पहुंचाया, घर के लोगों, घर के कुछ किरदार हैं उनसे भी हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो पूछताछ हुई थी। 2 दिनों तक पूछताछ हुई थी। 11 बजे बुलाया जाता था अर्पिता अनन्या को, लेकिन वो आती थी 2 बजे। कम वक्त मिलता था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को, लेकिन उनसे पूछताछ होती थी। हालांकि जब पहले दिन पूछताछ हुई कि ये चैट दिखाकर कि ये क्या है, तो उनका कहना था कि मैं मजाक कर रही थी। तो इस तरीके से उन्होंने टालने की कोशिश की, कई बार वो नर्वस हुई थी। लेकिन जब पूछताछ होगी तो पूछताछ लंबी चलती है। फिलहाल समीर वानखेड़े दिल्ली में है, एनसीबी पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन ये जो चैट है अनन्या और आर्यन का, कहीं ना कहीं ये पूछताछ आगे तो जरूर बढ़ेगी, क्योंकि
जो ये चैट है, ये इस चैट को नारकोटिक्स बिल्कुल। तो देखिए, ये व्हाट्सएप चैट सामने आया। अब इसमें अनन्या के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अनन्या कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करवाती हूं ड्रग्स का। एनसीबी का जिक्र भी इसमें है। तो क्या पूरी होगी आज आर्यन खान की मन्नत? आज ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि आज एक बार फिर से उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है। ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है। सेशन कोर्ट ने आर्यन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, लिहाजा वो ऑर्थर रोड जेल से बाहर नहीं आ सके हैं। अन्य सभी आरोपियों की जमानत पर भी सुनवाई होगी। हालांकि एनसीबी ने साफ कर दिया कि वो आरोपियों की जमानत का आज भी विरोध करेगी। मुंबई में मन्नत इंतजार कर रहा है। शाहरुख टकटकी लगाए हुए हैं। गौरी खान को बेटे का बेसब्री से इंतजार है। ड्रग्स केस में बेटा आर्यन जेल में है। मुंबई सेशन कोर्ट ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत बुधवार को खारिज कर दी थी। अब तो आज उम्मीदें बॉम्बे हाई कोर्ट पर आकर टिक गई हैं। हाई कोर्ट में जमानत याचिका को सूचीबद्ध भी कर लिया गया है। इसकी संख्या 57 रखी गई है, यानी ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत पर सुनवाई 57 नंबर पर होगी। आर्यन के वकील ने जमानत के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन एनसीबी नहीं चाहती कि ड्रग्स केस में आर्यन को बेल मिले, लिहाजा हाई कोर्ट में एनसीबी जमानत का फिर विरोध करेगी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो मुंबई के आर्थर जेल में बंद हैं। आर्यन के साथ उसके दोस्त अरबाज मर्चेंट की जमानत पर भी आज सुनवाई है। हाईकोर्ट में अरबाज की जमानत याचिका का क्रमांक 64 पर सूचीबद्ध है। अरबाज के पिता असलम की माने तो दोनों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। एंजाइटी है, बच्चा है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती है। इस माहौल में जिंदगी में कोई सोचा भी नहीं था, तो उसके हिसाब से मम्मी को भी मिला, मम्मी को भी मिल के बहुत रोया। रोने के हिसाब से थोड़ी पैदा हुआ है, ये चीज़ है, कानून भी ऐसा होना चाहिए जिसके हिसाब से सबके लिए फेयर होना चाहिए। बट एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज सब जुडिस, ज़्यादा कह नहीं सकता, बट बहुत निराशजनक है। 3 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर हर गुजरते दिन शाहरुख खान के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं। आज 26 अक्टूबर का दिन उम्मीदों का दिन है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या शाहरुख की मन्नत आज पूरी होगी? मुस्तफा शेख, सौरभ वक्तानिया, अरविंद ओझा और दिवेश सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।